अंशु का स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर। हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में फर्स्ट चैप्टर मींस इंट्रोडक्शन, सेकेंड चैप्टर मींस उपभोक्ता संतुलन को समझ लिया है। इस पार्ट में हम लोग मांग के नियम मींस किसी भी वस्तु को जब मांगा जाता है तो उसके क्या नियम है और उसमें लोच मींस उसमें जो परिवर्तन होता है, मांग में जो परिवर्तन होता है उसको पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिमांड को समझते हैं। तो चलिए समझते हैं डिमांड क्या है, मांग क्या है। तो सबसे पहले मांग के अर्थ को समझेंगे, मांग के मीनिंग को समझेंगे। मांग का अर्थ क्या है? तो मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें उपभोक्ता निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार है। मांग क्या है? मांग किसी वस्तु की वे मात्रा है, किसी वस्तु का मात्रा मीन्स कोई वस्तु है जिन्हें उपभोक्ता निश्चित कीमत, जिन्हें उपभोक्ता उसके प्राइस, उसका जो प्राइस है, किसी वस्तु का जो प्राइस है एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय मीन्स अभी सोचे हैं तो आज कल परसों में ले लेंगे, कुछ दिनों में ले लेंगे। ये नहीं कि सोचे आज और लेंगे, एक साल बाद लेंगे, 2 साल बाद, वो नहीं, बल्कि जिस कीमत पे वो वस्तु है उस कीमत पर उस वस्तु को हम लोग एक निश्चित समय में लेने के लिए तैयार है। उपभोक्ता कंज्यूमर तैयार है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। हम लोगों ने परिभाषा को देख लिया, परिभाषा उतना मायने नहीं है। जैसे ही हम लोग शब्द के अर्थ को समझ जाएंगे परिभाषा खुद ब खुद बना लेंगे। तो चलिए इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। मांग, मांग क्या है, डिमांड क्या है? तो डिमांड मीन्स जिसकी जरूरत उपभोक्ता को है, कंज्यूमर को जिसकी जरूरत है और उसको पाने के लिए उसके पास क्षमता है, वही डिमांड है। ये नहीं कि उपभोक्ता कंज्यूमर, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूँ, मुझे कार चाहिए, मुझे कार की जरूरत है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस कार को खरीद सकती हूँ। मुझे कार चाहिए तो, पर उसे खरीदने के लिए मेरे पास साधन नहीं है, तो यह डिमांड नहीं होगा। डिमांड के लिए जरूरत, इच्छा भी होनी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए पैसे भी होने चाहिए, साधन भी होने चाहिए। यहाँ पे मुझे कार चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरी जरूरत है, पर उस कार को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, तो वह मेरे लिए डिमांड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मुझे कार नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं पर मुझे कार नहीं चाहिए, तो यहाँ पे साधन तो है पर मुझे कार चाहिए ही नहीं, तो ये मेरे लिए मांग, मेरे लिए डिमांड नहीं होगा। डिमांड मीन्स क्या? पहली बात तो इच्छा होनी चाहिए, पहली बात क्या? इच्छा होनी चाहिए। और दूसरी बात, मेरे पास साधन होने चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए जिस चीज की मुझे इच्छा है, और मैं उस पे पैसे खर्च कर सकती हूँ। अगर मेरा मन उस वस्तु पे पैसे खर्च करने का है, ये तीनों चीजें एक साथ जब मिलती हैं तभी डिमांड बनता है। इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज हट जाएगी तो वह हमारा डिमांड नहीं कहलाएगा। सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद उसे प्राप्त करने का साधन होना चाहिए, और तीसरी बात, हम उस वस्तु को खरीदना चाहते हो, हमारे पास उतनी क्षमता हो कि हम पैसों को व्यय कर सके और उस वस्तु को प्राप्त कर सके। ये नहीं कि वस्तु को खरीदने के बाद हमें अफसोस करना पड़े। हम लोगों ने सिंपल मतलब क्या समझा? मांग क्या है? तो मांग कैसे उत्पन्न होती है? सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए साधन होने चाहिए, उसके बाद हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उस वस्तु को खरीदने के बाद अफसोस न करें। तो चलिए देखते हैं, मांग बराबर इच्छा। सबसे पहले तो हमारे अंदर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद पर्याप्त साधन, वस्तु को खरीदने के लिए, वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज हमारे पास होनी चाहिए। साधन व्यय करने की तत्परता मीन्स वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जिस साधन का व्यय कर रहे हैं उसको त्याग करने का हमारे पास क्षमता होना चाहिए,
पैसे किसी को दे करके उसके बदले में किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। डिमांड समझ गए? डिमांड में सबसे पहले तो हमें जरूरत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद हमें उसको खरीदने के लिए पैसे होनी चाहिए, उसकी जरूरत होनी चाहिए, और उसके बाद ये दो चीजें मीन्स नीड और मनी, जरूरत और पैसा जब मिलता है तो डिमांड कहलाता है। जब जरूरत, जिस वस्तु को आप ले रहे हैं उसकी जरूरत आपको है या नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास मनी है या नहीं है, ये दोनों चीजें ही मिलकर डिमांड को पैदा करती हैं, डिमांड को उत्पन्न करती हैं। सो हम लोगों ने समझ लिया डिमांड क्या है। तो मांग किसी वस्तु की वे मात्रा है, मांग किसी वस्तु की वे मात्रा है जिन्हें उपभोक्ता निश्चित कीमत पर, उसका जो प्राइस है उस प्राइस पर एक निश्चित समय में मीन्स जिस टाइम वो सोचा है उसके लगभग में खरीदने के लिए तैयार है। ये नहीं कि वो सोच लिया पर खरीदना नहीं है। तो क्या है मांग? क्या है मांग? जिसके लिए इच्छा है, प्राप्त करने के साधन है और साधन को व्यय करने की क्षमता है। चलिए अब समझते हैं मांग के तालिका, सारणी या अनुसूची को। तो तालिका क्या है? हम लोग जैसे एक तालिका बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये फॉर्मेट हम लोगों ने पहले वाले पार्ट्स में भी बनाए हैं, जिसमें कि यहाँ पे बिंदुओं को ले लेते थे, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके जो सारणी बनाते थे, जो तालिका बनाते थे, वही हमारी सारणी और तालिका होती है। इस फॉर्मेट को आप लोगों ने देख चुका है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। यही जो फॉर्मेट है यही हमारी तालिका, अनुसूची या सारणी कहलाती है। सो मांग, किस वस्तु की हम कितनी मांग कर रहे हैं, किस समय में कर रहे हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं, उसको जिस फॉर्मेट के द्वारा दिखाया जाता है उसे ही मांग तालिका, मांग सारणी या मांग अनुसूची कहते हैं। ये सभी बातें एक ही है, बस नाम अलग अलग है। सो हम लोग सभी नामों को ध्यान में रखेंगे। चलिए समझते हैं आगे। तो सैमुअलसन ने क्या कहा? वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया हो मांग अनुसूची कहलाती है। हम लोगों ने क्या समझा? वह तालिका, तालिका किसे कहते हैं? ये जो फॉर्मेट है वही हमारा तालिका है। तो वह तालिका जिसमें कीमत, वस्तु की कीमत, उस वस्तु का कितना प्राइस है जिस वस्तु को हम लेना चाहते हैं, उस कीमत तथा खरीदी गई मात्रा, किस मात्रा में हम लोग वस्तु को खरीद रहे हैं, उसकी मात्रा के संबंध को, मीन्स सीधा मतलब क्या, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस वस्तु को हम खरीदना चाह रहे हैं या जिस वस्तु को हम लोगों ने खरीदा है, उस वस्तु की कीमत कितनी है, वस्तु की कीमत कितनी है, तथा खरीदी गई वस्तु में जिस वस्तु को खरीदे हैं उसकी मात्रा को व्यक्त करता है, मात्रा के संबंध को व्यक्त करता है। समझ गए? सैमुअलसन ने क्या कहा? सैमुअलसन ने कहा कि वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया हो मांग अनुसूची कहलाती है। यह सदैव काल्पनिक होती है। यह उपभोक्ता की इच्छा पर डिपेंड करेगा ना। कंज्यूमर जिस वस्तु को जितना खरीदना चाहता है उस हिसाब से हम लोग तालिका की संख्या को, तालिका के नामों को चेंज करेंगे, उसके अंतर्गत आने वाले वस्तुओं को चेंज करेंगे। किसके अनुसार? उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार। तो यह एक काल्पनिक होती है। जो उपभोक्ता चाहेगा, उपभोक्ता सोचेगा, उपभोक्ता की इच्छा होगी, वही लिखा जाएगा। तो तालिका, मांग तालिका या मांग सारणी, मांग अनुसूची, यह सदैव काल्पनिक होती है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की मांग उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर करता है, कंज्यूमर के मर्जी पर, उसके इच्छाओं पर डिपेंड करता है। सो हम लोगों ने मांग को अच्छे से समझ लिया है। मांग की तालिका को भी समझ रहे हैं, जिसमें कि मांग के अर्थ, मांग तालिका के अर्थ को समझ लिए हैं। अब मांग तालिका दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब इन दोनों प्रकारों को भी समझ लेते हैं। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिगत मांग अनुसूची,
दूसरा बाजार मांग अनुसूची। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत मांग अनुसूची को। व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक व्यक्ति के मांग को प्रकट करता है। मीन्स व्यक्तिगत मांग अनुसूची हम जो फॉर्मेट बनाते हैं, वो जो लाइनिंग वाला जिसमें कितनी कीमत पे कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में खरीदी गई है, उसमें एक उपभोक्ता का जो मांग है, एक उपभोक्ता की जो इच्छा है, एक उपभोक्ता जिस मात्रा में जिस वस्तु को जिस कीमत पे खरीद रहा है उसे लिखा जाता है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक व्यक्ति के मांग को प्रकट करती है। जैसा कि फॉर्मेट यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक चॉकलेट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने चॉकलेट की कीमत को ले लिया है। उसके बाद मांगी गई मात्रा, मीन्स चॉकलेट की कितनी मात्रा खरीदी गई है उसको ले लिए हैं। तो सबसे पहला, जब चॉकलेट की कीमत 1 रुपए थी, जब एक चॉकलेट की कीमत 1 रुपए थी, तो इसे 4 पीस में खरीदा गया। मीन्स एक उपभोक्ता है, यहाँ एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ा जाएगा। जो भी एक्शन होगा वो एक उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चॉकलेट जिसका दाम 1 रुपए है, तो जब इस चॉकलेट का प्राइस 1 रुपए था, तब उस उपभोक्ता ने इसे 4 पीस खरीदे थे, इसकी 4 मात्राएं खरीदी थी। जब इसी चॉकलेट का प्राइस 2 रुपए हो गया, तो उसने 3 चॉकलेट खरीदा। अब इसी चॉकलेट का दाम 1 से 2 बढ़ा, 2 से बढ़कर 3 रुपए चला गया। मीन्स एक ही चॉकलेट का प्राइस बढ़ के 3 रुपए पे आ गया है। तो जब इसका प्राइस 3 रुपए हो गया, तो उसी उपभोक्ता ने इस चॉकलेट की 2 मात्राएं खरीदी हैं। उसके बाद इसी चॉकलेट का प्राइस जब 4 रुपया हो गया है, इसी चॉकलेट का प्राइस जब 4 रुपया हो गया, तो उसी उपभोक्ता ने इस चॉकलेट की सिर्फ 1 मात्रा खरीदी है। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन चीज देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वैसे वैसे वस्तु की मांग में कमी आ रही है। क्या देखा, जैसे जैसे मीन्स जब एक टॉफी का प्राइस 1 रुपए था तो 4 मात्रा ली गई, 2 आई तो 3 प्राइस आया तो 2 मात्रा, जब 4 प्राइस आया तो सिर्फ 1 मात्रा। यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया, जैसे ही किसी वस्तु के प्राइस में इंक्रीज होता है, किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, किसी वस्तु के प्राइस में बढ़ोतरी होती है, तो उसकी मांगी गई मात्राएं कम होती जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति से रिलेटेड मांग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह हमारा व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। अब आ जाते हैं बाजार मांग अनुसूची पे। तो बाजार मांग अनुसूची में सभी क्रेताओं के मांग को प्रकट किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति, ठीक, उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, में सभी खरीदार, सभी क्रेता, सभी उपभोक्ता, इन सभी की क्रियाकलापों को, इन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे गए सामान को, इनकी प्रतिक्रियाओं को बाजार मांग वक्र में बाजार मांग अनुसूची में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी उपभोक्ताएं होती हैं जिनके खरीदी को हम लोग छोड़ करके बाजार मांग अनुसूची बनाते हैं। तो चलिए बाजार मांग अनुसूची को देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने आइसक्रीम का उदाहरण लिया है, जो कि इसी प्रकार है। तो यहाँ आइसक्रीम समझने में आसानी होगी, इसलिए हम लोग आइसक्रीम को चॉकलेट बना देते हैं। तो चलिए, ये रहा चॉकलेट, इसमें एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। हम लोग यहाँ पे 2 व्यक्ति ले रहे हैं। कई कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, 4, 5, 6, 10, 11, 12, कितने ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 व्यक्ति को ले लिया, एक व्यक्ति हमारा ए आ गया और दूसरा व्यक्ति बी आ गया। तो जब चॉकलेट की कीमत 1 रुपए थी, तो ए ने 4 पीसेस खरीदे थे, बी ने 5 पीसेस खरीदे थे। जब इसी की कीमत बढ़ के 2 रुपए हो गई, तो ए ने 3 पीसेस खरीदे और बी ने 4 पीसेस खरीदे। जब इसी चॉकलेट की कीमत बढ़ करके 3 रुपए हो गई, तब ए ने 2 पीस और बी ने 3 पीस खरीदे। अब इसी चॉकलेट का प्राइस जब 4 रुपए हो गया है, तो ए ने 1 पीस
और बी ने 2 पीस खरीदे। अब बाजार मांग ज्ञात करने के लिए हम लोग उपभोक्ताओं ने जो जो खरीदा है उसको ऐड कर देंगे। तो जब 1 रुपए थी तब कितने मात्राएं खरीदी गई, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपभोक्ता लिए हैं ए और बी, तो दोनों की खरीदी गई मात्रा को ऐड करेंगे। तो बाजार मांग में यहाँ पे हम लोगों ने 4 और 5 को ऐड कर दिया, 3 4 2 3 और 1 2 को ऐड करके लिख दिए। तो यही हमारा बाजार मांग है। सो हम लोगों ने व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग को समझ लिया है। चलिए अब मांग वक्र को समझते हैं। तो मांग वक्र, मांग जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक। अब वक्र इसे भी जानते हैं, जो हम लोग रेखा के द्वारा दर्शाते हैं उसी को वक्र कहते हैं। तो मांग वक्र में तालिका में जो भी संख्याएं आई हैं, ये आई हैं, तालिका में जो भी चीज आया है उसे वक्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो तालिका में जिन चीजों को हम लोगों ने लिखा है उसे वक्र में प्रकट करेंगे, वक्र में दिखाएंगे। तो मांग वक्र भी 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं व्यक्तिगत मांग वक्रों को। तो यह शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत मांग वक्र मीन्स इसमें एक व्यक्ति के मांग को वक्र के द्वारा प्रकट किया जाएगा। तो इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये रहा हम लोगों का फॉर्मेट। इसमें जो भी चीजें हम लोगों ने ऊपर तालिका में लिए हैं उसी को हम लोग फॉर्मेट के द्वारा दर्शा रहे हैं, वक्र पे दर्शा रहे हैं। तो ऊपर देख के नीचे मिलाते चलिए। तो यहाँ प्राइस, ये वाली वाई वाली जो लाइन है वो प्राइस की है, और मांगी गई मात्रा मीन्स एक्स वाली जो लाइन है वो क्वांटिटी, क्वालिटी, यूनिट्स मीन्स वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है उसकी है। सो यहाँ पे कीमत जब 1 रुपए थी तो 4 मात्राएं मांगी गई, कीमत जब 1 रुपए है तो 4 रुपए 4 मात्राएं मांगी गई, ये वाली लाइन। उसी प्रकार से 2 3 मीन्स 2 ऊपर से 3 नीचे से, उसी प्रकार 3 2 तो ऊपर से 3 नीचे से 2, उसी प्रकार 4 1 ऊपर से 4 नीचे से 1 बना लिए। इसके बाद सभी बिंदुओं को हम लोग मिलाएंगे। तो रेड लाइन से बिंदुओं को मिलाए हैं, बिंदुओं को मिलाने के बाद एक सीधी लाइन, इस प्रकार की सीधी लाइन प्रकट हुई है, सीधी लाइन दिखाई दे रही है। यही जो सीधी लाइन है यही हमारा मांग वक्र है। तो इसमें एक व्यक्ति का दर्शाया जाता है, इसीलिए हमारा एक मांग वक्र तैयार हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं बाजार मांग की ओर। तो बाजार मांग वक्र में जितने भी क्रेताएं वस्तु खरीदते हैं उन सभी को सबसे पहले हम लोग अलग अलग वक्र पे दिखाते हैं, उसके बाद अलग अलग वक्र को जोड़ करके एक कॉमन वक्र बनाते हैं। वो जो कॉमन वक्र बनता है वही हमारा बाजार मांग वक्र होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक उपभोक्ता ए, दूसरा उपभोक्ता बी लिए थे। तो एक उपभोक्ता का फॉर्मेट आ गया ए, दूसरे उपभोक्ता का फॉर्मेट आ गया बी, और दोनों को ऐड करके हम लोगों ने बाजार मांग वक्र बना दिया, ठीक। तो इसमें पहले में जब प्राइस 1 थी तो ए ने 4 मात्राएं ली, जब प्राइस 1 है तो ए ने 4 मात्राएं ली, जब प्राइस 1 थी तो बी ने 5 मात्राएं ली, तो जब प्राइस 1 है तो बी ने 5 मात्राएं ली। इस प्रकार से हम लोग पूरे फॉर्मेट में लाइनिंग कर देंगे, जिस प्रकार से व्यक्तिगत मांग वक्र में किए हैं। तो चलिए कर दिए। उसके बाद सभी बिंदुओं को मिलाएंगे। तो सभी बिंदुओं को मिला दिए हैं। इसमें यहाँ पे जो आया है, जो टोटल आया है मीन्स मांग वक्र का जो टोटल आया है, ये बाजार मांग और प्राइस दोनों को मिलाकर के एक कॉमन वक्र बनाएंगे। तो ये हमारा रहा कॉमन वक्र 1 और 9। जब वस्तु का प्राइस 1 था तो टोटल इसकी 9 मात्राएं खरीदी गई। तो 1 9, जब 2 था तो 7 मात्राएं खरीदी गई, तो 2 और 7। जब 3 था तो 5 मात्राएं खरीदी गई, 3 और 5। जब 4 हुआ, प्राइस 4 पे आया तो सिर्फ 3 मात्राएं खरीदी गई, तो 4 और 3। तो यहाँ पे भी लाइनिंग तैयार है, सीधी लाइन खींच देंगे, फॉर्मेट बना देंगे, हमारा बन गया मांग वक्र। तो हम लोगों ने बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग मांग वक्र को और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे सिर्फ वक्र ही वक्र बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने छोटे से वक्र को
समझ चुके हैं। अब आगे की ओर वक्र को विस्तृत रूप में सीखेंगे और इससे पहले हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखेंगे। मांग वक्र के फैक्टर मीन्स फलन को देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में नए पॉइंट के साथ। फलन को देखते हैं, उसे समझते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।